क्या थी वो प्रेरणाएं इन लोगों के बीच कि 120 जवान 5000 चाइना के सिपाहियों से भिड़ने पर आमादा हैं, और बीच में कई बार आपने जो जिक्र किया है कि वो रोकते भी हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो यही करेंगे क्योंकि दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास अब। बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो है वो आसान नहीं है। उसका कारण ये है कि ये मैं समझ सकता हूँ एक तरह से ये सोल्जरिंग डीएनए का नतीजा है। ये सारे के सारे जवान जो थे ये हरियाणा के थे, ये बेसिकली अहीर थे, और अहीरों का कंट्रीब्यूशन इंडियन वॉर्स में ब्रिटिशर्स के टाइम भी बहुत ही ज़्यादा रहा है। 1857 की लड़ाई में राव तुलाराम ने 7000 लोगों के साथ में अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़ी थी। बैटल ऑफ नारनौल उसको बोलते हैं, एक बहुत ही 1857 की वन ऑफ द टफेस्ट बैटल थी। और सोल्जरिंग में ये लोग आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन है फैमिली का। गांव में आप लड़ाई छोड़ के या पीछे हट के अगर गांव में चले जाओगे हरियाणा में, तो आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी, बोलेंगे तो भगोड़ा है, ये तो पीछे आ गया। कमाल की बात तो अविनाश जी ये है कि ब्रिगेडियर रैना जो 114 ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने मैसेज भेजा थ्रू कमांडिंग ऑफिसर, फिर वो मैसेज आया इनके पास में, मेजर शैतान सिंह के पास में, और उसमें ये बोला गया है कि अगर आप नहीं लड़ पा रहे हो, आपके एम्यूनिशन खत्म हो जाते हैं। आपको बता दूं एक एक जवान के पास 600 राउंड्स थे, और उनके पास में 1200 राउंड 3 इंच मोर्टार के थे, और उनके पास में करीबन 600 ग्रेनेड थे, और 9 उनके पास में एलएमजी थी। यही उनके पास में पूरा इक्विपमेंट स्टेटस था। तो सबको पता था, ब्रिगेडियर साहब को पता था कि भाई चाइना तो इतने सारे हथियार लेकर आएगा, और उनको इंटेलिजेंस मिल चुकी है, सब लोग खड़े हुए आगे। तो बोला आप लड़ो, लेकिन अगर जान की मतलब लगता है कि तो ऐसे फालतू में जान आपको नहीं गंवानी चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। तो इसको ऑर्गेनाइज रिट्रीट बोलते हैं, ये अलाउड है फौज में। लेकिन इन्होंने आपस में, मेजर शैतान सिंह इतने जबरदस्त और इतने बढ़िया लीडर थे। आज हम बात करते हैं इंक्लूसिव लीडरशिप की, उस समय की लीडरशिप अलग थी। उस समय की लीडरशिप होती थी लीडर जो बोलेगा वो जवान करेगा। आजकल की लीडरशिप ऐसी है कि लीडर जवान से भी कंसल्ट करता है। तो इन्होंने अपने जेसीओ से कंसल्ट किया, जेसीओ ने जवानों से कंसल्ट किया, और जवानों ने बोला हम 1857 के नारनौल जैसी लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी भी कंडीशन पे वापस नहीं आएंगे। और फिर भी मैं इसका सबसे आसान सवाल जवाब बताऊं तो वो है उनकी जो बैटल कराई है, दादा किशन की जय। आप हरियाणा के गांव में जाके आप दादा किशन की जय बोलिए, वहां पे आप देखिए उसका क्या असर होता है। रोंगटे खड़े हो जाए, अभी मेरे बोलते वक्त भी रोंगटे खड़े हो गए। तो ये एक जो वैलर की जो ट्रेडिशन है ना अविनाश जी, जो पिछले हजार महाभारत से जो चली आ रही है, ये उसका नतीजा है। हर बच्चा जो जब छोटा भी होता है वो सोचता है फौज में जाऊंगा, तो उसको ये पता है कि मैं मारने मरने के लिए जाऊंगा, मैं वहां से पीछे हटने के लिए नहीं जाऊंगा। तो इस ट्रेडिशन की वजह से, इस वैलर की ट्रेडिशन की वजह से मैं बोल सकता हूं कि उन्होंने काम करके दिखाया। अगर ये 120 जवान उन 5000 सिपाहियों के आगे नहीं खड़े हुए होते तो क्या हुआ होता? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक वहां पे लेक है जिसका नाम है पेंगोंग सो, जो सब जानते हैं। उसके नीचे एक और लेक है छोटी जिसका नाम है स्पेंगुर सो। स्पेंगुर सो और मगर हिल के बीच में एक छोटा सा पैसेज था, और पूरे ब्रिगेड की फोकस उस पैसेज पे थी। उसका रीजन ये था क्योंकि चाइना वाले जो जनरल्स थे वो चाइना की साइड में आते थे, मैप खोलते थे, जीप पे रखते थे और फिंगर ऐसे करते थे। तो हमारे को ये लगता था कि ये यहाँ से अटैक करेंगे। हमने अपने सब लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रखा था। रेजांगला 19 किलोमीटर एयरफील्ड से पीछे का एरिया था, इसीलिए सबसे कम एम्यूनेशन दिए थे, माइंस भी नहीं दी थी। आर्टिलरी की जो गन्स थी वो अगर टेढ़ी भी करेंगे वहाँ पे फायर करने के लिए, तो बीच में पहाड़ था। तो हमको लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे अटैक होगा। बार बार मेजर शैतान सिंह को बताया जा रहा था तैयार रहो, लेकिन वहाँ पे अटैक होने के चांसेस कम है, यहाँ पे होंगे। चाइना तो हर तरह से मतलब चालाकी करता है। ये सारा खेल था, और ऐसा नहीं उन्होंने उस दिन जिस दिन रेजांगला में अटैक किया वहाँ यहाँ अटैक नहीं किया, यहाँ भी अटैक किया, यहाँ छोटा अटैक किया। हम लोग सब ब्रिगेडियर साहब, कमांडिंग ऑफिसर, सारे तो बटालियन का सारे के सारे कमांडिंग ऑफिसर, सब लोग इन्हीं सब चीज़ों में जुड़ गए, और वहाँ धीरे से वो लोग रेजांगला में उन्होंने सोचा 120 लोग हैं, हम 5000 लोग हैं, एम्यूनेशन भी कम है उनके पास में, हम उनको 2 मिनट में ख़त्म करके यहाँ से पीछे से चल के आके इनके एयरफील्ड ले लेंगे। लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि यहाँ बैठा कौन है, और ये वजह है जिस वजह से चाइना ने वहाँ से अटैक किया। उनको लगा ये सॉफ्ट पॉकेट है, लेकिन वही उनका काल साबित हुआ। मेजर शैतान सिंह उसमें रहे हैं, नायब सूबेदार सुरजाराम, हरिराम और रामचंद्र और इनकी पूरी टीम ने जो किया कि वही मैं किताब पढ़ रहा था और बोलते हुए मेरे आपसे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि इनकी डेड बॉडी 3 महीने बाद एक गडेरिया जा रहा होता है, उसको दिखती है, और जब पूरी इंडियन आर्मी आती है तो दिखता है कि सबके सीने पे गोलियां हैं।
किसी के पीठ पे गोली नहीं है और सबके हाथों में हथियार हैं। इसको लेकर के जब आपने पूरी रिसर्च शुरू की होगी और जब जवानों से बात की होगी, अधिकारियों से बात की होगी, क्या रहा था रिएक्शन? क्योंकि ये कहानी तो मैंने, मतलब ये मेरी कमी हो सकती है जानकारी की, कि ये कहानी मैंने पहली बार पढ़ी कि सारे जवानों के हाथों में हथियार थे और सबने सीने पे गोलियां खाई थी। बिल्कुल सही आपने सुना है। तो हुआ क्या कि 120 में से 110 शहीद हो गए, बचे 10 में से 6 चाइना पीओडब्ल्यू बना के ले गया, वो क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे धुएं वगैरह की वजह से। जो 4 बचकर आए वो जब वो सिपाही थे, उन्होंने, क्योंकि मेजर साहब ने बोला, मेजर साहब को वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेजर साहब को पता चल गया कि अब वो आगे अब उनकी जान नहीं बच सकती, तो उन्होंने बोला मेरे को यहाँ बैठा दो और आप लोग जाओ और सीओ साहब को बताओ, देखिए आप मेजर साहब का उनकी यूनिट है, सीओ साहब को बताओ कि मेरी कंपनी कैसे लड़ी है, आप लोग सब कैसे लड़े हो। अब ये बेचारे सिपाही गए, अब इतनी बुरी तरह से हिंदुस्तान हार चुका है, इन्होंने सिपाही एक कमांडिंग ऑफिसर को जमाने में कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा के सामने वो थर-थर खड़े भी नहीं कांपते हो थे, पाते, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी थी। लेकिन खैर जब उन्होंने बताया तो कमांडिंग ऑफिसर ने ही नहीं, ब्रिगेडियर ने, एडजुटेंट ने, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। और लोग इस बात को गलत मानते हैं, मैं इस बात को गलत नहीं मानता। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि हम 120 लोगों ने 5000 लोगों को रोक दिया जिनके पास में हमारे से बेटर वेपन्स थे, आप विश्वास करोगे? उनको लगा ये बेचारे 20-25 साल के जो हैं ये नए सिपाही हैं, रंगरूट हैं, ये टेंशन में है, पैनिक में, जान बची है इनकी, ये लोग कंफ्यूज्ड हैं और ये इनकी अभी साइकोलॉजिकल स्थिति ठीक नहीं है। ये तो जब गडरिया ने देखा और जब फिर ब्रिगेडियर साहब, रैना साहब बाद में चीफ बने, रैना साहब पर्सनली उन्होंने लीड किया ट्रैक। उनकी एक आंख प्लास्टिक की थी, वो प्रोस्थेटिक जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक गलत वर्ड है, नकली आंख थी। इतने आंसू आए उनके कि वो उनकी आंख निकल गई और उन्होंने उस समय 96 बॉडीज रिट्रीव की। ये आप जैसे बता रहे हो, सीने में गोली। और सबसे जो और दिल दिलाने वाली बात है अविनाश जी, वो ये है, हमारे को जो कपड़े दिए गए थे वो इतने घटिया क्वालिटी के थे कि जो आपको ग्लव्स दिया गया, उस समय -24 डिग्री टेम्परेचर था 18 नवंबर को, जो ग्लव्स दिया गया वो इतना मोटा है कि आप गन में जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर के अंदर आप उंगली डालें तो उंगली नहीं घुस रही है, तो आप उंगली कैसे घुसाएंगे? आप ग्लव को निकालेंगे, आपको बंदूक तो चलानी है, आप जवान हो, तो ग्लव को निकाल के अगर आप उसको चलाओगे तो वो मेटल है, -24 डिग्री में मेटल को स्किन के साथ टच करो तो फ्यूज हो जाती है। जब इनकी बॉडीज मिली तो इनकी उंगलियां जो हैं वो सब गन्स के साथ में फ्यूज हो चुकी थी। इनकी उंगलियां काट के फिर इनको दफनाया गया है। और ब्रिगेडियर साहब ने 96 जवानों को सॉरी मैं इमोशनल हो रहा हूं, उन्होंने खुद दफनाया, मतलब खुद उन्होंने वो आग दी है वहां पे। और आज वहां पे अहीर धाम बना हुआ है मेमोरियल, हर हिंदुस्तानी वहां जाता है और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी को वहां पे प्रेरणा लेने के लिए जाना चाहिए।